एसपी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने 12th क्लास में बायोलॉजी का जो लेसन नंबर 3 है उसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि भ्रूण कोश है वो कैसे बनता है, द्विनिषेचन किसे कहते हैं, त्रिक संलयन किसे कहते हैं। तो द्विनिषेचन का आपको पता है, युग्मकों का संलयन हो जाना और उसके बाद में जो द्वितीयक केंद्रक है उसका निर्माण होना द्विनिषेचन कहलाता है। और त्रिक संलयन मतलब पहले एक प्रतिमुखी कोशिका और एक जो होती है अंड कोशिका में से एक कोशिका जाकर द्वितीयक केंद्रक बनाती है जो द्विगुणित होता है। फिर उस द्विगुणित केंद्रक के साथ में यदि एक नर युग्मक जुड़ जाता है तो 3 बार कोशिका का संलयन हुआ, इस कारण से त्रिक संलयन कहा जाता है। आज आप नोट करेंगे आगे भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश के बारे में अपने पढ़ चुके हैं कि जब भ्रूण का विकास होता है तो उसे विकास करने के लिए या वृद्धि करने के लिए जो पोषण देने वाली कोशिका होती है जिससे भ्रूण पोषण प्राप्त करता है उस कोशिका को भ्रूण कोश कहा जाता है। नर युग्मक जब एक अंड कोशिका से जुड़ेगा तो वह भ्रूण का निर्माण करेगी और दूसरा नर युग्मक जो द्वितीयक केंद्रक से यानी त्रिक संलयन करता है वो क्या बनाती है, भ्रूण कोश बनाती है। भ्रूण कोश में आगे भ्रूण कोश बनेगा। तो भ्रूण कोश क्या है इसके बारे में नोट करेंगे। त्रिक संलयन द्वारा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण क्या कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाएगा। इसीलिए त्रिक संलयन द्वारा जो त्रिगुणित भ्रूण कोश बनता है केंद्रक वह भ्रूण कोश में बदल जाता है। और भ्रूण कोश का कार्य क्या है, यह भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये भ्रूण कोश का कार्य हो गया। आगे आप नोट करेंगे भ्रूण कोश है ये कितने प्रकार का होता है। तो भ्रूण कोश है इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, केंद्रकीय भ्रूण कोश, कोशिकीय भ्रूण कोश और माध्यमिक भ्रूण कोश। तो सबसे पहले अपने इनके बारे में शॉर्ट में बताते हैं कि क्या होता है केंद्रकीय, कोशिकीय और माध्यमिक भ्रूण कोश। तो जो केंद्रकीय भ्रूण कोश है इसमें क्या होता है, एक किनारे पर या एक सिरे पर जो भ्रूण है वो सिरे पर पाया जाता है और बीच में जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं ये मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। इस तरह से ये बड़ी रिक्तिका बन जाती है, बहुत अधिक स्थान ले लेती है और इसके चारों तरफ क्या, रिक्तिका के चारों तरफ कोशिका द्रव्य फैल जाता है। जिस तरह से ये है कोशिका द्रव्य। तो इस कोशिका द्रव्य में क्या होता है, अनेक प्रकार के केंद्र, बहुत सारे केंद्रक हैं वो स्वतंत्र रूप से बिखर जाते हैं, यानी रिक्तिका के चारों तरफ कोशिका द्रव्य में क्या स्वतंत्र केंद्र पाए जाते हैं। तो इस तरह से अधिक केंद्रक होने के कारण इसे किस प्रकार का भ्रूण कोश कहा गया, केंद्रकीय भ्रूण कोश। फिर आगे सेकंड नंबर है कोशिकीय भ्रूण कोश। तो कोशिकीय भ्रूण कोश के बारे में क्या नोट करेंगे कि ऐसा भ्रूण कोश जिसमें क्या जो कोशिकाएं हैं वो आगे विभाजित होती जाती हैं और कोशिका के साथ साथ साइडों में भित्ति का निर्माण होता रहता है। और जब भित्ति निर्माण होता है तो उसके चारों तरफ चुस्कांग के रूप में आकृति बन जाती है जो भ्रूण को पोषण चूसने में सहायक होती है। इस तरह से कोशिकाओं के रूप में बटा हुआ भ्रूण कोश कोशिकीय भ्रूण कोश कहलाता है। फिर आगे माध्यमिक भ्रूण कोश। माध्यमिक भ्रूण कोश इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कोशिकीय और जो केंद्रकीय भ्रूण कोश है दोनों सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। एक तरफ तो क्या कोशिकीय भ्रूण कोश हो गया, ये कोशिकीय भ्रूण कोश, और एक तरफ केंद्रकीय। केंद्र में स्वतंत्र रूप से यहाँ कोशिका द्रव्य होगा, इसमें ये स्वतंत्र रूप से केंद्र बिखरे हुए हैं तो कोशिकीय प्रकार होगा। और इसमें कोशिका का विभाजन होता है तो भित्तियां बनती जाती है, इसलिए ये कोशिकीय भ्रूण कोश हो गया। यानी दोनों
प्रकार के भ्रूण कोश में केंद्रकीय विभाजन केंद्रकीय विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। और इसमें क्या केंद्रक तो बन जाते हैं लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसको बीच में कोई भित्ति दिख रही है, नहीं दिख रही, तो इस प्रकार के निर्माण में भित्ति बीच में नहीं बनती है और केंद्रक है वो पृथ्वी की तरफ फैल जाते हैं और बीच में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। तो ये केंद्रकीय भ्रूण कोश है, इसका उदाहरण लिखेंगे। यह ज्यादातर कौन से आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। फिर आगे कोशिकीय भ्रूण कोश, इसमें आप नोट करेंगे कि इस प्रकार का भ्रूण कोश में जब केंद्रक विभाजित होता है तो उसके साथ साथ कोशिकाएं बनती हैं और कोशिकीय विभाजन के साथ साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण होता जाता है। तो केंद्रक के बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण होता रहता है, इस कारण इसे कोशिकीय भ्रूण कोश कहा जाता है। और इस प्रकार के भ्रूण कोश में चुष्कांग विकसित हो जाते हैं। इसका उदाहरण आप नोट करेंगे। पिटूनिया, धतूरा, बालिसम, इन सभी पादपों में कोशिकीय भ्रूण कोश पाया जाता है। फिर आगे माध्यमिक भ्रूण कोश, इसके बारे में नोट करेंगे कि इस प्रकार का भ्रूण कोश केंद्रकीय तथा कोशिकीय दोनों का संयुक्त रूप है। केंद्रकीय तथा कोशिकीय दोनों का संयुक्त रूप है। इसमें जो प्रथम विभाजन होगा तो उसमें क्या अनेक केंद्रक विभाजित हो जाएंगे और एक तरफ केंद्रक है वो मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं और दूसरे सिरे पर क्या होता है, केंद्रकीय विभाजन होता है। तो कोशिकाओं के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता रहता है कोशिका में। तो इस तरह से एक तरफ तो केंद्रकीय हो गया और एक तरफ कोशिकीय विभाजन, इसलिए यह माध्यमिक भ्रूण कोश कहलाता है। इसका उदाहरण कुछ एक बीजपत्री पादप है। कौन से एक बीजपत्री पादप। तो इस तरह से अपने तीनों में अंतर नोट करना है। और जो अंडद्वार वाली कोशिका होती है उसमें भित्ति का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना। अंडद्वार वाली कोशिका में भित्ति का निर्माण और जो निभाग वाली उसमें क्या होता है, भित्ति का निर्माण नहीं होता, कोशिकीय विभाजन होता है। तो आगे नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे जो भ्रूण कोश है इसके क्या कार्य होते हैं। इसके बाद में आप नोट करेंगे भ्रूण कोश के कार्य। तो भ्रूण कोश अपने पता तीन प्रकार का पड़ा है। कौन सा, एक है केंद्रकीय, दूसरा कोशिकीय और तीसरा इन दोनों का सम्मिलित रूप जिसे माध्यमिक भ्रूण कोश कहते हैं। तो इस प्रकार के जो भ्रूण कोश हैं वो पादपों में क्या कार्य करते हैं, भ्रूण के लिए क्या कार्य करते हैं, उसमें एक नंबर नोट करेंगे आप। इसमें क्या विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। कौन कौन से पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होते हैं जो क्या भ्रूण को पोषण प्रदान करने में सहायक है, भ्रूण की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। फिर आगे सेकंड नंबर लिखेंगे भ्रूण कोश का कार्य। भ्रूण कोश है ये भ्रूण की परिवर्तन अवस्था, जब भ्रूण वृद्धि कर रहा होता है तो उसे पोषण प्रदान करते हैं। तो भ्रूण की वृद्धि के लिए भ्रूण कोश आवश्यक है।
फिर आगे 3 नंबर क्या कार्य है भ्रूण कोश का? जो कोशिकीय भ्रूण कोश है, कोशिकीय भ्रूण कोश कैसा था, जिस पर क्या इस तरह से चुष्टांग विकसित थे, ये कोशिकीय भ्रूण कोश था। तो इस प्रकार के भ्रूण कोश में चुष्टांग पाए जाते हैं। ये चुष्टांग क्या कार्य करते हैं? भ्रूण है वो इन्हीं से पोषण प्रदान करता है, और जो इसके अलावा और भी बाहर कोशिकाएं हैं बीजांड में, उन कोशिकाओं से भ्रूण चुष्टांग की सहायता से बाहर से भी पोषण प्राप्त करता है। तो इस तरह से कोशिकीय भ्रूण कोश में पोषण प्रदान ग्रहण करने का कार्य चुष्टांग करते हैं। ये जो साइडों में इस तरह से दिखाई देते हैं। फिर आगे है 4 नंबर भ्रूण कोशी बीज, यानी जिन बीजों में भ्रूण कोश पाया जाता है, जब उन बीजों का अंकुरण होता है, जब बीज अंकुरित होते हैं, तो अंकुरण के समय जो भ्रूण कोश है ये नवोद्भिद को पोषण प्रदान करता है। तो जैसे बीज अंकुरित हुआ, बीज अंकुरित होने के बाद में आपको पता है इस तरह से 2 बीज पत्र बन जाते हैं। तो ये जब नवोद्भिद बना है, जब नवोद्भिद बनता है तो इसको पोषण किससे मिलता है? भ्रूण कोश से मिलता है। तो इस तरह से ये भ्रूण कोश के कार्य हैं। पहला कार्य, इसमें विभिन्न पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होते हैं जो पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा कार्य है भ्रूण कोश जब वृद्धि कर रहा होता है, परिवर्तनशील होता है भ्रूण, तब भ्रूण कोश से भ्रूण को पोषण प्रदान करवाता है। तीसरा, कोशिकीय भ्रूण कोश में चुष्टांग होते हैं जो बाहर वाली कोशिकाओं से भी पोषण ग्रहण करते हैं। फिर अगला कार्य, जब बीज है वो अंकुरित होता है, तो अंकुरित होने के बाद जो अवस्था होती है उसे नवोद्भिद कहा जाता है। नवोद्भिद को भी पोषण कौन प्रदान करता है? भ्रूण कोश प्रदान करता है। फिर आगे आप नोट करेंगे भ्रूणोद्भव अर्थात भ्रूण का परिवर्तन। तो अपने पढ़ा भ्रूण कोश क्या होता है और भ्रूण क्या होता है। अब जो भ्रूण है, भ्रूण कोश के बारे में पढ़ लिए कि किस तरह से होता है और कितने प्रकार हैं। अब अपने नोट करेंगे कि भ्रूण है वो कितनी अवस्थाओं में गुजरता है और किस प्रकार लास्ट में भ्रूण का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भ्रूण का निर्माण या परिवर्तन। तो उसमें क्या होता है, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो एक कोशिका बन जाती है जिसे क्या कहते हैं? युग्मनज। युग्मनज कब बनता है? जब अपने देखा का बीजांड था, बीजांड में क्या था? भ्रूण कोश था। तो इस भ्रूण कोश में क्या थी? कोशिकाएं थी, 3 ऊपर कोशिकाएं और 3 नीचे कोशिकाएं थी। प्रतिमुखी कोशिकाएं और जिन्हें अंड कोशिकाएं बोला गया। तो बीच में एक द्वितीयक केंद्रक बन जाता है। जब ये द्वितीयक केंद्रक बनता है तब एक इसमें इसके बाद में क्या होता है? प्रागनली आती है, और प्रागनली क्या करती है? 2 नर युग्मक लेके आती है। एक नर युग्मक किससे जुड़ जाता है? अंड कोशिका से जुड़ जाता है जो भ्रूण बनाएगा आगे, और एक नर युग्मक किससे जुड़ा था? केंद्रक से जुड़ा था जो क्या करता है? भ्रूण कोश बनाता है। तो ये जो भ्रूण कोश बना दिए इसने एक युग्मक ने, और एक जो नर युग्मक था उसने क्या बना दिया? भ्रूण का निर्माण किया है। अब भ्रूण का निर्माण हुआ है तो एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के रूप में कौन सी? अंड कोशिका। तो युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाया। अब निषेचन में क्या होता है? 2 युग्मक जुड़े थे, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक। अब नर और मादा युग्मकों का जब संलयन होता है तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है, और उस युग्मनज बनने को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो अब युग्मनज बना कब है? अंड कोशिका, इसके साथ में क्या जुड़ा? एक नर युग्मक जुड़ा। तो दोनों ने संलयन होकर एक ही कोशिका के रूप में बदल गए। ऐसे पहले दोनों अलग अलग कोशिका थी, जुड़ने के बाद में एक युग्मनज बना दिया। अब ये युग्मनज है वो आगे कैसे अलग अलग भागों में बढ़ता है? तो युग्मनज प्रारंभ में ऐसे दिखाई देगा एक कोशिका के रूप में, यानी 2 कोशिकाओं का समूह है, एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका, दोनों जुड़कर एक कोशिका में बदल
फिर आगे और कोशिका बढ़ेगा, 4 कोशिका बनेगी, तो एक लंबा आधार बना देते हैं। यानी जैसे आपने तना देखा होगा या पुष्प देखा होगा, उसके नीचे जो व्रंत होता है वह निलंबक के रूप में होता है, तो उसी तरह से भ्रूण जिस पर स्थित रहेगा वह निलंबक होगा। अब निलंबक है ये नीचे की तरफ बन जाएगा, और जो शीर्ष कोशिका है इसमें पहले अनुप्रस्थ विभाजन से एक कोशिका बनी थी, अब इसमें अनुदैर्ध्य विभाजन, अनुदैर्ध्य काट, खड़े हुए काट को बोलते हैं, यानी उसमें 2 कोशिकाएं बन गई। अब उन दोनों कोशिकाओं में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ मतलब ये कोशिका इस तरह से पहले विभाजित थी तो अब ऐसे बढ़ जाएगी, तो अब इस कोशिका में क्या अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, और एक कोशिका किसमें 4 में बदल गई। देखो एक कोशिका थी पहले 2 में बदली, फिर एक इसमें अनुप्रस्थ विभाजन और एक इसमें 4 कोशिका बदली, जिसे चतुष्टांक या चतुष्टांशक बोलते हैं, यानी 4 कोशिकाओं का समूह है। ये जो 4 कोशिकाओं का समूह है, आगे इसमें अपनतिक और परिणतिक, परिणतिक मतलब परतें बन जाएंगी, यानी एक कोशिका से बाहर थी तो 2 कोशिका में बदल गई, 2 परतें बन गई, फिर आगे टूटकर 3 में बदल गई तो परिणतिक हो जाएगा। जब इसमें इस तरह से विभाजन होगा, ये कोशिका ऐसे 2 में बदल गई, ये ऐसे, तो इसे अपनतिक विभाजन कहेंगे। तो इस तरह से चतुष्टांश के बाद में 8 कोशिकाएं बन गई, यानी इनमें इस तरह से विभाजन हुआ, एक कोशिका पहले अनुदैर्ध्य विभाजन था, अब ऐसे अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा इस तरह से। तो ये किस रूप में ऐसे दिखाई देगी, जिसे क्या बोला जाता है, अष्टांशक। तो 8 कोशिकाओं का समूह बन गया, और नीचे क्या बनकर जाएगा, निलंबक है, ये वृद्धि करता रहेगा, तो निलंबक नीचे की तरफ और भ्रूण है वो ऊपर की तरफ बनता जाएगा। अब जो भ्रूण है ये आगे और विभाजन करता है, परिणतिक और अपनतिक विभाजन, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे प्राक भ्रूण, प्रा से प्रारंभिक, तो मतलब भ्रूण का प्रारंभिक रूप अपने को इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें अनेक कोशिकाओं का समूह होता है, बीच में एक सघन कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, और साइडों में जो कोशिकाएं होती है वो भित्ति कोशिका का निर्माण कर देते हैं, भ्रूण की भित्ति बना देंगी, और बीच वाला है वो भ्रूण के रूप में विकसित हो जाएगा। इस पूरे समूह को प्राक भ्रूण बोलेंगे। फिर उसके बाद में आगे और परिवर्तन होता जाएगा, तो आगे इसमें और कोशिकाएं बनती जाएंगी, तो वो कोशिकाएं आगे किस प्रकार से बनती है भ्रूण के रूप में, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ा है इसे आपने नोट करना है, नोट्स के रूप में तैयार करना और एक बार रिवाइज करना। थैंक यू।